नमस्कार छात्र मित्रों, मैं गौर सर, सहायक अध्यापक श्री भोसा पोटे विद्यालय आकोट। आइए कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात देखते हैं। कविता का अर्थ सविस्तर समझ कर लें। अर्थ समझने पर ही हम सवालों के जवाब सही ढंग से लिख सकते हैं। कविता में मैं जो शब्दार्थ बताऊँ, मुहावरे बताऊँ, उसे लिख कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। चांदनी रात, जिसके रचिता हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया है। वो उस समय का वर्णन है जिस समय श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वनवास के लिए निकले और पंचवटी पर उन्होंने एक कुटिया बनाई। उस कुटिया में जब रह रहे थे तो एक रात वहाँ सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें दिखाई देती है और उस वक्त का जो दृश्य दिखता है, वो किरणें जो नदी के जल में गिरती है तो वो कितना सुहावना दृश्य दिखाई देता है। उस सुंदर दृश्य का उन्होंने वर्णन किया है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय किताब में दिया है, आप पढ़ सकते हो। तो हम कविता देखते हैं, कविता का अर्थ देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारू यानी कि प्रिय, मनोहर, सुंदर, थल भूमि। तो पहली दो पंक्तियां देखें। कवि कहते हैं कि चांदनी रात में सुंदर मनोहर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और जमीन पर खेल रही है। पहली दो पंक्तियां होगी। तीसरी पंक्ति है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ यानी निर्मल, साफ, अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी धरती, अंबर यानी आसमान, नभ। तो चंद्रमा की साफ सुथरी पवित्र किरणें पृथ्वी और समूचे आकाश मंडल में फैली हुई है। तो यहाँ तक पहली चार पंक्तियों का अर्थ हो गया। कवि कहते हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो मैंने तुम्हें शब्दार्थ वगैरह का अर्थ बताया, वैसे तो लाइन टू लाइन भी बताया हूँ। अब इन चारों पंक्तियों का अगर एक साथ अर्थ हमें लिखना है तो सरल सरल लिखते हैं। कवि कहते हैं कि चांदनी रात में सुंदर मनोहर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और जमीन पर खेल रही है। चंद्रमा की साफ सुथरी पवित्र प्रकाश की किरणें पृथ्वी और समूचे आकाश मंडल में फैली हुई है और वह उन्हें प्रकाशित कर रही है, ऐसा भी ले सकते हैं। दूसरी चार पंक्तियां। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक रोमांच, प्रकट करना यानी व्यक्त करना। हरित हरा, तृण यानी घास की नोकों से। बहुत सरल अर्थ है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है और वह अपनी प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नोकों के माध्यम से प्रकट कर रही है। यानी धरती इस वक्त बहुत प्रसन्न है और वह अपनी प्रसन्नता हरी घास की नोकों के माध्यम से प्रसन्न करती है। सरल सरल। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु यानी पेड़, मंद पवन के झोंकों से। मंद मंद हवा के झोंकों से। चौथी पंक्ति हमने पहले लिया। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसी ये दूसरी चार पंक्तियों की कविता सरल है, वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो।
अगली तीसरी चार पंक्तियाँ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध यानी शांत, सुनसान। तो ये दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे हम। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी कितनी निर्मल है। इस पंक्ति को लिए हमने, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह चांदनी कितनी निर्मल है। सिर्फ मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ाया कि कवि स्वच्छ प्रकाशित रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, फिर हमने ये लिया, यह चांदनी कितनी निर्मल है। फिर दूसरी रात, और यह रात कितनी शांत है, निस्तब्ध है। हो गई दो पंक्तियाँ। तीसरी पंक्ति, है स्वच्छंद सुमंद गंध वहाँ, निरानंद है कौन दिशा। निरानंद यानी उदास। अब जब रात शांत है, दूसरी पंक्ति में हमने देखा, तो कहीं किसी भी ओर से कोई स्वर नहीं है स्वच्छंद सुमंद गंध वहाँ, कहीं किसी भी ओर से कोई शोर नहीं है, शोर शराबा नहीं है, कोलाहल नहीं है। फिर सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्यक्त है। ये लाइन ली हमने। स्वच्छंद यानी मुक्त रूप से, सुमंद यानी चारों ओर मंद गति की सुगंध फैली हुई है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल ना हो। निरानंद है कौन दिशा, यानी उदास कोई दिशा नहीं है, चारों ओर आनंद ही आनंद है, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। तो अब इन चार पंक्तियों का अर्थ हम कैसे लिखेंगे। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी कितनी निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध ही व्यक्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। किसी भी दिशा में कोई उदासी नहीं है, निराशा नहीं। तो यहाँ तक हो गई। अगली चार पंक्तियाँ देखते। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कार्यकलाप यानी गतिविधियाँ। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, अभी भी कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। अब नटी किसे कहा, रात को। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। बल्कि विशेषता यह है, विशेषता यह है तीसरी, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यानी अब वो शांतिपूर्ण चल रहे हैं, शांति ढंग से चल रहे, एकांत भाव से चुपचाप चल रहे, ये विशेषता है। तो अब इन चार पंक्तियों का अर्थ हम लेंगे कि कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं, बल्कि विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप चल रहे हैं। कहीं कोई कोलाहल नहीं है। अगली पंक्ति दूसरे पेज पर। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। बहुत सरल है। सबके सोने पर क्या करती है वसुंधरा ने, धरती मोती बिखेर लेती है। मोती किसे कहा, चांद तारों को मोती कहा। पहली दो पंक्तियां। कवि कहते हैं
रात में जब सब सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में जो चांद तारों के रूप में मोती बिखरे हुए होते हैं वो कब बटोर लेती है? सुबह सवेरा होते ही। जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती है उजाला हो जाता है और चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, मतलब मोती सब गायब हो जाते हैं, मतलब वो किसी ने तो भी बटोर लिए। तो यहाँ पर इन 4 पंक्तियों को हम ऐसा लिख सकते हैं। कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सब सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर कर ले चला जाता है, अर्थात सुबह उजाला होने जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है, फिर वापस शाम को संध्या उसे बिखेर देती है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगाते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और रात में जो अंधेरा छाया रहता है ये चांद तारे रूपी मोतियों के उजाले से वो प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। शाम का रूप कैसे सांवला होता है, इसे यहाँ ये बताया है कि अंधकार को ये चांद तारे रूपी मोती नष्ट कर देते हैं और एक नया रूप रात को प्राप्त हो जाता है, प्रकाशमय। तो अब इन पंक्तियों को हम लिख सकते हैं। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे को विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। अगली पंक्तियां देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी किसे कहा है? वट के 5 वृक्ष उसे कहते हैं पंचवटी। तो पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। कुटीर यानी झोपड़ी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर, पत्तों से बनी हुई एक कुटिया। तो कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख यानी उसके सामने स्वच्छ शिला पर, एक स्वच्छ बड़े से पत्थर पर धीर वीर, तो एक के सामने साफ सुथरी शिला है, उस पर एक दृढ़ मन वाला निडर, निर्भीक यानी निडर योद्धा विराजमान है। ऐसा वो दृश्य है। तो सरल है इसका अर्थ। कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक घास फूस और पत्तों की छत वाली सुंदर कुटिया बनी हुई है और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है। हो गई 4 पंक्ति। अगली 4 पंक्तियां देखते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर, धनुर यानी धनुर्धारी, धनुषधारी, जबकि भुवन भर सोता है।
भुवन यानी संसार, संपूर्ण जग सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा। कुसुमायुध यानी कामदेव बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत यानी दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि इस समय जब संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में इस समय तक जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी कोई सन्यासी जैसा दिखाई देता है। तो इस तरह कविता का अर्थ सरल है, सिर्फ 2 बार 3 बार सुनकर समझ कर ले, शब्दार्थ मुहावरे लिखे और कृति पत्रिका छुड़ाए। धन्यवाद।